हेलो स्टूडेंट्स, अभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग लगभग दी एंडिंग पर आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्विक 2 मिनट का रिविजन लें कि हर महीने ओव्यूलेशन होगा, हर महीने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवरी ओवा रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब में और 24 आवर्स तक वेट करती है। अगर 24 आवर्स में कोई स्पर्म आके उसे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं करता है तो वो ओवा डेड हो जाता है। जो भी यूट्रस अपने अंदर इनर वॉल का डेवलपमेंट करती है, एंडोमेट्रियम, ये जिस भी तरीके का डेवलपमेंट होता है उस तरीके से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो भी ब्रेक होने लग जाती है। और हर मंथ ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा, मींस ब्लीडिंग वेजाइना से बाहर आ जाएगी। मतलब पहले ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। ये साइकिल हर मंथ चलेगी क्योंकि हर मंथ ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, हर मंथ मैच्योर ओवा रिलीज होगा। ये साइकिल कितने दिन चलती है? हर महीने 2 to 6 डेज। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, हेडिंग क्या डलेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि जो भी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं फीमेल की बॉडी में, मतलब जो भी वॉट एवर यूटेराइन चेंजेस हुए या ओवा में चेंजेस हुए, वो इन दी फॉर्म ऑफ डेड ओवा, ब्लीडिंग की फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन कब चलेगा? चलो ये तो समझ में आ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से 6 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन मेंस्ट्रुएशन कब होगा? मैंने क्या बोला, पहले ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होगा। मींस every month there is ovulation, then menstruation. Every month there is ovulation, then menstruation. मतलब first ovulation occurs, then if no fertilization, then menstruation occurs. ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुएशन हर मंथ कब होगा? मेंस्ट्रुएशन occurs आफ्टर एवरी 28 डेज। ठीक है, हर महीने के 28वें दिन पे, मतलब जैसे आज महीने के 28वें दिन पे हुआ, फिर पूरी साइकिल 28 दिन घूमेगी और देन अगले महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट्स एवरी 28th डे एवरी मंथ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल occurs at every 28th day in each month. ठीक है, अब कैसे समझे कि कब ओव्यूलेशन हुआ और कब मेंस्ट्रुएशन हुआ? देखो, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहां से आपका ओवा रिलीज हो गया, अब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब क्या कर रही है? एक तरीके से देखें तो ट्यूब के अंदर ओवा वेट कर रहा है स्पर्म के आने का। ट्यूब के अंदर ओवा क्या कर रहा है? वेट कर रहा है स्पर्म के आने का। अब फैलोपियन ट्यूब क्या करेगी? 24 आवर्स तक कोई स्पर्म नहीं आया, फिर भी वो इटसेल्फ वेट करती है।
वेट करती है और कितने दिन तक वेट कर देती है? आफ्टर ओव्यूलेशन। भाई ओव्यूलेशन हो गया ना, रिलीज हो गया ओवा का ओवरी में, उसके बाद वो 14 दिन तक वेट करती है कि स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा। डीजेनरेशन, ठीक है, द एज द लाइफ स्पेन इज 24 आवर्स, लेकिन उसके बाद भी वो वेट कर सकती है, ठीक है। जैसे लाइफ स्पेन 24 आवर्स हुआ, डीजेनरेट हुआ, या उस टाइम आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल गई, आपके उस मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको यू हैव ब्लीडिंग फ्रॉम द विजाइना, तो उसके बाद जब फिर ओवा बना, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फिर ओव्यूलेशन होगा। भाई इस मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई, अगले मंथ पर आ जाओ, ओव्यूलेशन हुआ, ओवा रिलीज हुआ, ओवा रिलीज हुआ। तो ऐसा बोलते हैं कि ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन होगा, ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन होगा। मींस मेंस्ट्रुएशन अकर्स आफ्टर 14 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया, आपका ओवा रिलीज हो गया, वेट कर रहा है 14 डेज तक वेट करेगा। अगर तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवा क्या हो जाएगा? डेड ओवा विथ द ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन। क्या लिखूंगी मैं? menstruation occurs after 14 days of post ovulation। ओव्यूलेशन हो गया है, ओवरी ने ओवा रिलीज कर दिया, उसके भी 14 दिन बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, और वो जिस दिन स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ पूरे 28 डेज के बाद वो वापस होगी, फिर 28 डे पर हुई, फिर पूरे 28 दिन बाद होगी, मतलब हर महीने ये साइकिल चलती जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई। मतलब जब भी आपकी लाइफ में, गर्ल्स की लाइफ में प्यूबर्टी अटेन होती है, प्यूबर्टी अटेन होने का मतलब है कि जैसे मान लो किसी गर्ल को 12th, जब वो 12 साल की थी तो किसी मंथ मार्च में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, इसका मतलब गर्ल को ये समझ जाना चाहिए कि उसकी प्यूबर्टी एज अटेंड हो गई है, उसकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को रेडी कर रही है, काफी हद तक कर चुकी है, और ज्यादा एज में आके डेवलपमेंट और ज्यादा होगा। दैट मीन्स उसकी बॉडी ने इस महीने ओव्यूलेशन किया है, उसकी ओवरी ने जो बहुत सारे ओवास बने थे उसमें से कोई एक ओवा को मैच्योर करके फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया था, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इतनी कम एज में वैसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल और होना भी नहीं चाहिए, तो ओवा क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। दैट मीन्स गर्ल को ये इंडिकेशन मिल जाता है कि नाउ देयर इज स्टार्टिंग ऑफ ओव्यूलेशन, दैट्स व्हाई मेरी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, मतलब मेरी बॉडी की जो एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, प्यूबर्टी एज थी वो आ चुकी है और मेरी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है, मतलब जुवेनाइल फेज खत्म हो गया है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन अकर्स आफ्टर 14 डेज ऑफ पोस्ट ओव्यूलेशन, ठीक है। मतलब देखो, या तो ओवरी ने ओवा रिलीज कर दिया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रियो, फीटस, डिलीवरी, बात ही खत्म। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओव्यूलेशन होने के बाद जब ओवा रिलीज हो गया फेलोपियन ट्यूब में, उसके 14 दिन के वेट के बाद क्या होगा? ओवा डेड होकर एंडोमेट्रियम के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ एक पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है मेनोपॉज। जिसका क्या नाम है? मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब, पॉज मतलब रुक जाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दो, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कब होगा? देखो, फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होगी? जब प्यूबर्टी आएगी, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। मतलब समझ लो 11 से 13 ईयर्स में। और कब तक चलती रहेगा? देखो, जब तक ओव्यूलेशन, सबसे पहले ओव्यूलेशन होने का जरूरी है, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा, ओवा बनेगा, तभी तो डेड ओवा मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में बाहर आएगा। समझ लो कि आपकी मेनोपॉज, फीमेल में जो एज होती है मेनोपॉज की, वो होती है 50 to 55 ईयर्स। 50 to 55 ईयर्स मतलब राइट फ्रॉम 11 ईयर्स टिल 55 ईयर्स द फीमेल इज इन रिप्रोडक्टिव फेज, द फीमेल इज इन रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है।
फीमेल बच्चों को जन्म दे सकती है, फीमेल कंटिन्यूस एवरी मंथ ओव्यूलेशन करेगी, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन करेगी, और जब भी उसको लगेगा कि ना आई एम रेडी टू डिलीवर अ बेबी, मैं माँ बन सकती हूँ या बच्चे को पैदा कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फर्टिलाइज करेगी अपने ओवा को और बेबी को बॉर्न करेगी। मतलब अगर उसको बेबी को बॉर्न करना है तो देयर इज मस्ट बी ओव्यूलेशन। हर कंडीशन में ओव्यूलेशन पहले होगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, डिलीवरी ऑफ अ बेबी, ओव्यूलेशन हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन हुआ, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो अगर किसी गर्ल में ओव्यूलेशन होगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, मान लो 55 ईयर्स तक, 55 ईयर्स के बाद किसी लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, खत्म हो गई, अब आई नहीं रही है, दैट मीन्स अब उसकी बॉडी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, अब उसकी बॉडी का रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया, वो सेनेसेंट फेज में आ रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डल हो रही है, शी इज गोइंग टुवर्ड्स द डेथ एज। ठीक है, दैट मीन्स चलो नॉर्मल लाइफ स्पैन आज की तारीख में मेडिकल फैसिलिटीज 80 मान लो, लेकिन उसका जो रिप्रोडक्शन की पावर थी वो 55 के बाद खत्म हो गई है, क्योंकि कोई ओव्यूलेशन नहीं, दैट मीन्स कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं। इफ देयर इज नो ओवा, ओवा ही नहीं होगा तो स्पर्म आके क्या करेगा, किसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, एज ऑफ रिप्रोडक्शन लास्ट अराउंड 50 to 55 ईयर्स। ठीक है, इन फीमेल्स। बात क्लियर हुई? मतलब फीमेल कैन अंडरगो फर्टिलाइजेशन फ्रॉम 11 to 55 ईयर्स। इस रेंज में एक फीमेल क्या होती है, फर्टाइल होती है। फीमेल क्या होती है, फर्टाइल हो सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, अंडरगोज ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन मैनी एट एवरी सिंगल टाइम, एट एवरी मंथ, हर महीने में एक बार। लेकिन 55 के बाद एक नॉर्मल रेंज मानते हैं कि 55 के बाद फीमेल में कोई ओव्यूलेशन नहीं होता, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, और वो किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन करके बेबी को पैदा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, मेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल गैमेट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे। लिखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने? चलिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर फिनिश का मतलब है कि चैप्टर का टॉपिक फिनिश होता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो राइट द हेडिंग इन योर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्या पढ़ेंगे, reproductive health। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, क्या समझते हो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से? रिप्रोडक्शन करना है तो क्या हेल्दी होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। आपकी बॉडी फिजिकली फिट होनी चाहिए, मेंटली फिट होनी चाहिए। ठीक है, सोशली फिट का मतलब है कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है देन यू आर वेरी गुड इन योर रिप्रोडक्टिव टर्म्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो, इस पूरे सिनेरियो में आपको कुछ कुछ जीके की बातें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डीप में ना जाएंगे ना लिखेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है सॉरी, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन क्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगी? वन मेल फ्यूज हिज स्पर्म विद अनदर फीमेल्स ओवा, नया बच्चा हो गया, उसने दूसरा पैदा किया। मान लो एक कोई हस्बैंड वाइफ है, वो एक बार में ही अभी लेडी प्रेग्नेंट हुई है, फिर सेकेंड ईयर लेडी प्रेग्नेंट होगी, एक साथ अपने 5-6 बच्चे कर दिए। ठीक है, आपके पास क्या इतने सोर्सेस हैं कि आप इतने बच्चों को खिला सकते हो, उनकी एजुकेशन करवा सकते हो? ठीक है, लेकिन अगर आप 1 या 2 बच्चे करो एंड यू आर, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हो या चलो हस्बैंड ही कमाता है, फिर भी आप उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हो, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हायर स्टडीज, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। मतलब आफ्टर रिप्रोडक्शन यू मस्ट बी अफोर्डेबल टू केयर टू द चाइल्ड।
समझ लो मदर इस साल प्रेग्नेंट होगी, उसने एक बच्चे को पैदा कर लिया, ठीक है। अब मदर क्या करेगी, पूरा अटेंशन उस एक बच्चे को ही देगी। अब मदर विद इन एक साल बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी में मदर को अटमोस्ट केयर चाहिए। सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम एक वीमेन का प्रेगनेंसी टाइम में होता है, क्योंकि वो एक लाइफ को कैरी करके बैठी हुई है यूट्रस में। नॉन लिविंग थिंग नहीं है कि जब चाया फेंक दिया, एक लिविंग थिंग को कैरी करके बैठी हुई है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है वो ही इतना छोटा है, दूसरा बच्चा भी उसके वॉर्म ऑफ यूट्रस में है, क्या वो दोनों बच्चों को केयर दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है कि आपके पास रिप्रोडक्शन जब आप करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल में, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल की बॉडी फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए। आप सोचो कि 11-12 इयर्स में फीमेल में प्यूबर्टी आ गई, ओके शी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, नहीं, उसमें प्यूबर्टी आने का मतलब है कि द रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी क्या है, प्रिपेयर हो रही है। लेकिन 18 इयर्स तक इसलिए मैरिज के लिए मना किया जाता है कि फीमेल की बॉडी का यूट्रस, वेजाइनल जो ओपनिंग्स होती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। छोटी छोटी उम्र में अगर गर्ल्स प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है, तो उनके पास खुद की बॉडी अपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, वो बच्चे को क्या देंगी, ठीक है। होता क्या है, बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या उनमें कोई डिजीज हो जाती है, तो क्या ये सही है हमारी पॉपुलेशन के लिए? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन करो, उससे पहले या उसके बाद में आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो उनकी केयर की नॉलेज होनी चाहिए। जब मदर प्रेग्नेंट है उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अबाउट मेडिसिन, आपके पास इतनी फाइनेंशियल होनी चाहिए कि जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसको प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटी, ठीक है, प्रॉपर खाना। आपके पास पैसे ही नहीं है, आप खिला ही नहीं पा रहे हो, तो क्या मतलब, क्योंकि जो मदर खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। तो ये जो सिनेरियो है, ये क्या डिस्कस होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केयर ऑफ चाइल्ड एंड मदर, फैमिली प्लानिंग, कि अगर एक बच्चा हुआ है तो एटलीस्ट 5 इयर्स का डिफरेंस रखिए दूसरे बच्चे में, क्योंकि पहले आप उस बच्चे को अटेंशन दीजिए। 5 साल का बच्चा इतना समझदार होता है कि वो अपनी केयर काफी हद तक खुद कर लेता है, अपने काम खुद कर लेता है, जिससे कि अगर उसकी मदर सेकंड बच्चा प्रिपेयर कर रही है तो वो उस बच्चे, पहले वाले बच्चे पे भी ध्यान दे ले और न्यूबॉर्न बेबी पे भी अपना ध्यान दे ले, ठीक है। तो in reproductive health we are going to discuss about knowledge about reproduction, knowledge about reproduction, care of mother and child, care of mother and child, family planning। कभी कभार रिप्रोडक्शन की वजह से मेल और फीमेल्स को डिजीजेस भी हो जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इनके बारे में पढ़ेंगे कि सेक्स के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर आपको कोई डिजीज हो गई, ठीक है। sexually transmitted diseases, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या देखने वाले हैं हम, छोटी छोटी चीजें, एक एक दो लाइन लिखेंगे। नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्शन, कब किस एज में रिप्रोडक्शन करना चाहिए? क्या एकदम प्यूबर्टी अटेन करते से ही? नहीं। देखो, प्यूबर्टी मतलब बॉडी प्रिपेयर कर रही है, बॉडी अभी सिर्फ प्रिपेयर कर रही है कि आप रिप्रोडक्शन करो। बॉडी क्या है, सिर्फ प्रिपेयर कर रही है कि आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। पर प्यूबर्टी जैसे बहुत जल्दी अटेंड हो गई, 11 से 12 लड़कों में 13 से 15, दैट मीन्स प्यूबर्टी अटेंड हुई है, रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम कोई एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन करो एंड द मदर गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बॉडी को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर बनाना चाहिए बिफोर रिप्रोडक्शन। आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। मदर की बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए कि अच्छा अब मैं बेबी प्लान कर सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा है,
कि मैं उसकी पढ़ाई लिखाई आगे का भविष्य देख सकता हूं। तो ये नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इलिटरेट, आपको कुछ भी नहीं पता, आप हर साल नए बच्चे पैदा कर रहे हो। यू हैव 10 किड्स एट योर होम। क्या आप, या तो आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अपलिफ्ट हो, बहुत पैसा हो कि ठीक है मैं इनका पालन कर सकूं, देन इट्स ओके। पर क्या 10 बच्चे एक घर में, इट विल लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वैसे ही हमारे इंडिया में पॉपुलेशन थम ही नहीं रही है। तो अगर हम इस तरीके से करें कि वी हैव ओनली 1 चाइल्ड और आइदर 2 चाइल्ड, तो क्या पॉपुलेशन को हम एक्सप्लोड होने से बचा सकते हैं? काफी हद तक बचा सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज और रिप्रोडक्शन मतलब प्रॉपर टाइम ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। बॉडी क्या होनी चाहिए? बॉडी शुड बी फिजिकली, भैया आप बीमार हो और आप बेबी प्लान करो तो वैसे आपको बीमारी लग जाएगी, तो पहले आप क्या करो, हेल्दी बनो, खुद इतने सक्षम बनो कि बच्चे का ध्यान रख सकते हो, उसको रख सकते हो अपने पास। तो बॉडी शुड बी फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड एंड हेल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। जब मदर प्रेग्नेंट है या डिलीवरी के बाद जब वो 6 मंथ तक लैक्टेटिंग है, मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, अपना दूध पिला रही है बच्चे को, तो उसकी केयर बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा पेट में है तो सारा प्लेसेंटा से खाना वो ले रहा है, और लैक्टेटिंग मदर अपने मिल्क में भी तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को देती है। तो चाहे मदर प्रेग्नेंट है या आफ्टर डिलीवरी लैक्टेटिंग है, दोनों टाइम पे मदर को प्रॉपर फूड, प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक पीस, ऐसा नहीं आप लोग चिल्ला रहे हो, उसे मार रहे हो, प्रॉपर पीस, एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल उसको बंद कमरे में बंद कर दिया, उसको थोड़ा बाहर निकालिए, हेल्दी इन्वायरमेंट में रखिए। मतलब मदर के साथ साथ चाइल्ड दोनों की साइमल्टेनियसली केयर आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज होगी तभी आप केयर कर पाओगे। मतलब केयर ऑफ मदर और चाइल्ड का मतलब क्या होता है? प्रॉपर न्यूट्रिशन, environment and medication, to the pregnant and यहां आ जाएंगे स्टूडेंट्स लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, बच्चे पैदा होने के बाद भी उसको टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए, क्योंकि बच्चा छोटा है। ठीक है, छोटा बच्चा इनिशियली बोलेगा नहीं, कोई भी उसको प्रॉब्लम होगी रोने लग जाएगा। ऐसा नहीं आप अपने हिसाब से कुछ भी उसको दवाई दे रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब तक बच्चा इतना बड़ा नहीं हो पाए कि वो खुद बोल पाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और चाइल्ड के साथ साथ मदर भी एटलीस्ट 1 साल तक आपको, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आएंगे, बॉडी एक नई चीज को जन्म देने के बाद चेंजेस शो करेगी, तो मदर शुड ऑल्सो कंसल्ट द गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। तो मदर एंड चाइल्ड शुड गेट कंसल्टेड बाय डॉक्टर at regular interval of time। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? फैमिली प्लानिंग। क्या आएगा तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? देखो, फैमिली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप तभी बच्चे पैदा करो जब आप उन्हें संभाल सकते हो, पाल सकते हो। प्लानिंग तब करो जब आप अपना स्टेटस देखो कि हाँ आई एम फाइनेंशियली गुड, मेरी सैलरी अच्छी है,
क्योंकि वाइफ भले ही जॉब में होगी लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे शी इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। प्लानिंग का मतलब है अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखो, अपनी नॉलेज देखो। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो पहले नॉलेज लो, डॉक्टर से कंसल्ट करो कि भाई क्या क्या रेमेडीज मुझे लेनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, खर्चा पहले भी है बाद में भी है, बच्चे का भी है, ठीक है, कि बच्चा आपका ही है, ठीक है। तो प्लानिंग करने का मतलब है कि प्रॉपर सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए प्लानिंग के टाइम पे। एक बच्चा होने के बाद अगर आप दूसरा बच्चा चाहते हो तो एटलीस्ट देयर इज अ 5 years एज गैप, ठीक है। 3 से 5 साल का एज गैप बहुत जरूरी है। ये सब क्या है, प्लानिंग में आती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस एंड अफोर्डेबिलिटी और क्या लिख सकते हैं अपन, एडुकेट एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन। कितना एज गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years एज गैप, जिससे कि मदर भी हेल्दी रहे और वो दोनों बच्चों पे प्रॉपर कंसंट्रेशन कर पाए, ठीक है। स्टूडेंट्स नोट डाउन करिए, स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करेंगे और उसमें एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब आप किस तरीके से लेडी को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकते हो। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का मतलब क्या है, आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो। जैसे आपने एक बच्चा कर लिया और आप अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते कि मैं 5-6 साल बाद फिर से मां बनूंगी, तो उस बीच में आप क्या क्या मेजर्स लोगे। तो अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। क्या क्या मेजर्स ले सकते हो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अवॉइडिंग प्रेगनेंसी मतलब कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन सबसे पहले बाय मेल्स यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स क्या है, कॉन्डोम्स क्या होते हैं, देखो कॉन्डोम्स एक रबरी बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेनिस पे कवर अप करते हैं। उससे क्या होगा, वेन एवर देयर इज सेक्सुअल इंटरकोर्स तो स्पर्म्स क्या होंगे उस कॉन्डोम में जाके सबमिट हो जाएंगे, ठीक है, ना कि वो फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट होंगे। तो उससे क्या होगा कि व्हेन यू आर टेकिंग मेजर्स एंड यू आर नॉट अलाउइंग द स्पर्म टू एंटर इनसाइड द फीमेल, हाउ विल द फीमेल गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इट इज अ balloon like rubbery structure, ठीक है, covers the male penis. It is in like this shape, cover just like shape of penis so that you can cover the penis with the condoms. इसका रिजल्ट क्या है, it will prevent entry of sperms, inside the vagina, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, दूसरा है यूज ऑफ
इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ पिंक से, मैंने लिखा नहीं है। दूसरा क्या है, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरली दवाइयां खाओ और प्रेगनेंसी को अवॉइड करो, ठीक है। इनमें क्या होता है कि फीमेल्स को बोला जाता है कि रेगुलरली आप एक पिल लो, एक दवाई खाओ, उससे क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कैसे प्रेगनेंसी नहीं होगी, इस दवाई से क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ये मेडिसिन क्या करती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती है। आपकी ओवरी ओवा छोड़ेगी ही नहीं। तो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे और स्पर्म आता भी है, तो इफ देयर इज नो ओवा, हाउ द स्पर्म विल फर्टिलाइज, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। स्पर्म्स क्या होंगे, विल फ्लश इट आउट फ्रॉम योर बॉडी, यूरिन से फ्लश आउट हो जाएंगे। तो इसमें क्या बेनिफिट है आपको कि टेक इट रेगुलरली। रेगुलरली लेने से क्या होता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। पर इन मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक आप ये पिल्स खा रहे हो तो इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसलिए ये पिल्स आप खुद से नहीं लीजिए। इनको लेने से पहले आप प्रॉपर एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ये दवाइयां लीजिए। पर इनका काम क्या है कि ओव्यूलेशन नहीं होने देती है। ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवा नहीं आएगा, तो स्पर्म आएगा भी तो कोई भी फ्यूजन नहीं होगा, लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। और क्या क्या तरीके हैं, तीसरा तरीका है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स में क्या है, दो आएंगे। दो तरीके के कौन से हैं, दो तरीके के आएंगे। पहला आएगा वेसिक्टोमी मेल्स में और फीमेल्स में ट्यूबिक्टोमी। वेसिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी। वेसिक्टोमी मेल्स में, ट्यूबिक्टोमी फीमेल्स में। टॉमी मतलब काटना, किसका काटना, वेस मतलब वास डेफरेंस को काट दो फीमेल्स में, और ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब को काट दो फीमेल्स में, ठीक है। सर्जिकल कटिंग मतलब प्रॉपर ऑपरेशन से, हाइजीन मेंटेन करके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से काट दो। क्या होगा इसमें, वेसिक्टोमी में इन मेल्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को काटने से क्या होता है भाई, वास डेफरेंस जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर ले जाते हैं। जब स्पर्म बॉडी से बाहर आएगा तभी तो फीमेल के अंदर जाएगा। अब आप वास डेफरेंस को काट दो तो क्या होगा, टेस्टिस बॉडी से बाहर आ ही नहीं पाएंगे, टेस्टिस बॉडी से बाहर आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, नॉट अलाउ टेस्टिस नहीं, सॉरी, स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाएंगे, स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाएंगे। नॉट अलाउ स्पर्म्स टू गेट इजैक्यूलेटेड, ठीक है। और दूसरे में क्या है, ट्यूबिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी में क्या है, इन फीमेल्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। उससे क्या बेनिफिट होगा भाई, जैसे ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब में ओवा आ गया। अब आपने क्या कर दिया, ट्यूब को यहां से कट कर दिया, तो स्पर्म कहां से एंट्री लेगा, स्पर्म एंट्री ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। कट कर दो या टाई अप कर दो, वो प्रोसीजर्स आपके इतने डीप में सिलेबस नहीं है, कट कर दो या फिर टाई अप कर दो। तो अगर आपने इसको टाई अप कर दिया या बैरियर बना दिया यहाँ पर या कट कर दिया, तो स्पर्म ओवा तक पहुंच नहीं पाएंगे। स्पर्म ओवा तक पहुंचेंगे नहीं तो लेडी कभी प्रेग्नेंट होगी ही नहीं, इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो नॉट अलाउ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं चैप्टर का, वो है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो डिजीजेस होती हैं, जैसे कोई बैक्टीरियल एजेंट, वायरल एजेंट, प्रोटोजोअल, पैरासाइटिक एजेंट आपकी बॉडी में घुस जाए और आपको डिजीज कर दे, ठीक है, मतलब सेक्स से क्या हो गया, आपको डिजीज हो गई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। वो कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? जैसे आती हैं गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, एड्स। इसके डीप में नहीं जाना, सिर्फ नाम देखना है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या क्या आएंगे, जैसे जेनाइटल एरिया, मतलब यही रिप्रोडक्टिव एरियाज, जेनाइटल एंड एनल वर्ड्स। दीज आर नॉट इन योर टू मच सिलेबस, सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ, जैसे किसी मेल को प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म्स के थ्रू वो फीमेल को भी मिल गई, तो अवॉइड कैसे करोगे? सबसे पहले मेल्स को यूज ऑफ कॉन्डोम्स करो, ठीक है। एड्स क्या है? एड्स एचआईवी वायरस से होती है। एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, एचआईवी से हो रही है, एचआईवी वायरस से हो रही है, ठीक है। V4 वायरस में सिर्फ बता रही हूं। इसमें क्या होगा, जैसे अगर ये वायरस आपकी बॉडी में घुस जाए ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, आइदर मेल या फीमेल किसी में भी, तो ये वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, खत्म कर देता है, इम्यूनिटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, बाकी छोटी छोटी डिजीजेस के लिए बहुत इजीली ससेप्टेबल हो जाएगी। जरा सा बुखार आया, बीमार पड़ गए, जरा सा कुछ हुआ, बीमार पड़ गए, मतलब इतनी मल्टीपल डिजीजेस हो जाती हैं पर्सन को कि पर्सन क्या होता है, मर जाता है। इसलिए एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स का ट्रीटमेंट यही है कि आप एड्स से बचो, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि आप क्या करो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अवॉइड करो, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तो आप उसका टेस्ट कराओ कि कहीं उसमें एचआईवी वायरस तो नहीं है, ठीक है। तो अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स। और क्या कर सकते हो, यू मेंटेन हाइजीन। आफ्टर सेक्स यू कैन वॉश योर रिप्रोडक्टिव एरियाज, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव एरियाज को करें प्रॉपरली वॉश करें, जिसकी वजह से हाइजीन क्या हो, मेंटेन रहे। वॉश रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था, आर एनवायरमेंट, लाइफ प्रोसेसेस खत्म, आज ये टॉपिक भी खत्म हो गया। विद इन 2 to 3 डेज हम इसकी पावर बूस्टर क्लास पढ़ लेंगे। आप घर जाइए अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आके पूछिए। स्टिल वी हैव 3 चैप्टर्स लेफ्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो आज ये चैप्टर अपना फिनिश होता है, इसकी पावर बूस्टर क्लास अपन 1 या 2 दिन में कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।